अभी हाल ही में बाज़ार में एक पुस्तक आई है। नेपाल में नेपाली भाषा में उपलब्ध है, वहाँ लोकली लोग खरीद सकते हैं। हिंदी में अनुवाद हो रही है, भारत में भी वो आएगी मार्केट में। अंग्रेजी में भी दिल्ली में आने वाली है। और अभी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में ऑनलाइन जाके कोई भी लोग पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट है कल्कि फॉर कलियुगा .com। उस वेबसाइट पर जाकर कोई भी ये पुस्तक द कल्किस्ट मैनिफेस्टो रोड मैप टू एंड कलयुग वो ऑर्डर कर सकते हैं। खुद देख सकते हैं क्या है उसमें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल में 5,000 साल में पिछले 5,000 साल में जब से कलयुग चला आ रहा है, पहली बार किसी ने कोई रोड मैप प्रस्तुत किया हो कि ये है रोड मैप। अगर कलयुग समाप्त करना है तो ऐसे करना होगा कह के विचार के रूप में सामने लाना, ताकि लोग देख सकें और उस पर विचार विमर्श हो, सहमति असहमति हो, छलफल हो, वाद विवाद हो, कंट्रोवर्सीज होंगे। दैट गोज विद द टेरिटोरी। विषय वैसा है। तो उनका पृष्ठभूमि है कि वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी, बेस्ड इन द स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया इन द यूएस। और उन्होंने कॉलेज में साइंस पढ़ाई की। काठमांडू नेपाल में फेमस साइंस कॉलेज है, नाम है अमृत साइंस कॉलेज। नेपाल की साबिक साइंस कॉलेज, कुछ दशक पहले तक सबसे प्रख्यात साइंस कॉलेज नेपाल की अमृत साइंस कॉलेज। नेपाली अधिकांश जो शिक्षित हैं वो जानते होंगे नाम। तो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद यूएस में कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में भी पढ़ाई की। उनका जो बिजनेस है, वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो वायरलेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो वायरलेस इंडस्ट्री में के एंटरप्रेन्योर होने के नाते उनका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। कहीं समस्या देखा तो समाधान ढूंढते रहते हैं। और उसी संदर्भ में उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स लाए, जैसे कि एक ऐसा डिवाइस जो सेल फोन और लैपटॉप के स्तर पर आवे। उन्हें कुछ प्रोविजनल पैटेंट्स भी प्राप्त हैं। एक है द प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग एंड डिस्पेंसिंग मशीन that aims to solve the AMR or antimicrobial resistant problem on earth, which will help save the entire medical profession। एक वो है। दूसरा है ATMT, यानी कि एनी टाइम मनी ट्रांसफर डिवाइस। और उस डिवाइस का उद्देश्य रहेगा किसी भी अल्प विकसित या अविकसित देश को छोटे समय में एक कैशलेस इकोनॉमी बनाना। एक ऐसा अर्थतंत्र जहां कैश का उपयोग करना ही न पड़े। तो ये दो प्रोविजनल पेटेंट उनको प्राप्त है। और स्वाभाविक है, जैसे कि जो ये एटीएमटी है, इन टाइम मनी ट्रांसफर डिवाइस, इसकी ज़रूरत उन्हें इसलिए महसूस हुई कि वो नेपाल में पैदा हुआ, नेपाल में बड़े हुए, और नेपाल के लिए कुछ करने की चाह है उनमें, थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो नेपाल और नेपाल जैसे अर्थतंत्रों के लिए उन्होंने वो डिवाइस उसका डिजाइन किया। लेकिन
उस एटीएमटी एनी टाइम मनी ट्रांसफर डिवाइस पर काम करते करते उन्हें लगा कि नहीं, कि किसी अर्थतंत्र को या नेपाल को कैशलेस बनाना इनफ नहीं है। अगला कदम है एक पैसा रहित समाज, यानी कि मनीलेस। कैशलेस और मनीलेस अलग चीज है। कैशलेस का मतलब हुआ पैसा है लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है। यू डोंट हैव कॉइन्स, यू डोंट हैव डॉलर बिल्स, यू डोंट हैव रुपया पेपर बिल्स, लेकिन पैसा है लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और मनीलेस का हुआ कि एक ऐसा अर्थतंत्र जहां पैसा ही नहीं है, नो मनी, फिजिकल डिजिटल डजंट मैटर, पैसा ही नहीं है। तो वो उन्होंने शुरुआत की कैशलेस इकोनॉमी के बारे में सोच के, लेकिन जब वो काम करते गए तो उन्हें लगा कि नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, जो हायर लेवल स्टेप है, वो है एक पैसा रहित समाज की पहले कल्पना, उसके बाद निर्माण। और वो एक डिजाइन पेटेंट सबमिट करने जा रहे हैं फॉर स्मार्ट रोड्स equipped with smart rails and smart pods, which can stop 100% of highway accidents and reduce vehicle carbon emissions by 40 to 50% in the short term and 80 to 90% in the long term. The US will be the first country in the world to start this new industry. यानी कि ये जो आइडिया है वो पहले वो यूएस में लागू करना चाहते हैं। और मैं उनको कोट कर रहा हूं, अंग्रेजी में है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। After researching the market, I realized that my new invention can potentially become the second most handheld device in the world after cell phones. जिस तरह आज आप देखेंगे हाथ हाथ में फोन है, उस तरह का व्यापकता ये डिवाइस ले सकती है, ऐसा वो देखते हैं। To find a market for it, I developed a new concept to make an entire country 100% cashless. As I am from Nepal, I start developing ideas to make Nepal a 100% cashless country. I present my ideas to many universities, the ministry, and the central bank in Nepal. However, I realize that achieving a 100% cashless country will require significant sectoral, constitutional, legal, and structural changes beyond my breakthrough device alone. Ultimately, I end up developing the concept of democratic holistic economy or Kalkiism, Karmaism. यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं कल्किज्म, जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो है, मैंने काम वहां से शुरू नहीं किया। पहले उन्होंने एक डिवाइस डिजाइन किया। उस डिवाइस का लक्ष्य है और रहेगा कि किसी नेपाल जैसे अर्थतंत्र को कैशलेस बनाया जाए, किसी को कॉइन्स, पेपर मनी कैरी ना करना पड़े। लेकिन उस पर काम करते करते उन्हें लगा कि ये सिर्फ डिवाइस डिजाइन करने से नहीं होगा, इस डिवाइस को लागू करने के लिए ढेर सारे रिफॉर्म्स चाहिए, कि मार्केट में सिर्फ डिवाइस इंट्रोड्यूस करने से काम नहीं होगा। तो उन्होंने लगा कि सिग्निफिकेंट सेक्टोरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी चाहिए, और उन पर काम करो तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आ जाता है। देन ही स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द होलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको अभी हम उस पुस्तक में देख सकते हैं, नाम दिया गया है कल्किइज्म। तो भारतवर्ष के लिए कल्किइज्म, क्योंकि जो लोग जानते हैं कलयुग का कॉन्सेप्ट, जो जानते हैं जैसे कि हिंदू समाज का कॉन्सेप्ट है ना ये, कि जिस तरह भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, बुद्ध बन के आए मानव अवतार में धरती पर, उसी तरह भगवान कल के रूप में आएंगे मानव अवतार में और कलयुग समाप्त करेंगे।
तो जो लोग वो जानते हैं, उस नॉलेज बेस में उसका नाम रखा गया है कल्किइज़्म। लेकिन जो लोग वो नहीं जानते हैं, जो कल्कि का नाम नहीं सुने हैं, कलयुग का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में नहीं है, लेकिन कर्मा, कर्मा जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वो ग्लोबल है। जो लोग कल्कि नहीं जानते हैं, वो कर्मा जानते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को विश्व स्तर पर भारतवर्ष से बाहर कहा जाएगा कर्मइज़्म, यानी कि कर्म के आधार पर आधारित अर्थतंत्र। तो इस पुस्तक पर काम करते वक्त उन्होंने कुछ नेपाल स्थित दिग्गज अर्थशास्त्रियों से कोलैबोरेट किया। ये जो पूंजीवाद चला आ रहा है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए हैं। कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। तो इस पुस्तक में इन तीनों का आपको एनालिसिस मिलेगा और तर्क ये है कि इन तीनों ने पैसा को छोड़ा नहीं। मनी जिसे हम कहते हैं, उस पैसा को छोड़ा नहीं, इसीलिए तीनों फ्लॉप, तीनों काम नहीं करते हैं। सोवियत संघ जो गिरा 1991 में, बड़े ड्रामेटिक किस्म से गिरा। आज आप कहिएगा पूंजीवाद के नाम पर, अभी तो चीन भी पूंजीवादी देश ही है। राजनीति भला कम्युनिस्ट पार्टी चला रहा हो, लेकिन अर्थतंत्र पूंजीवादी है। अमेरिका भी पूंजीवादी है, चीन भी पूंजीवादी है। तो आज अमेरिका की हालत यह है, दुनिया की नंबर 1 पूंजीवादी देश की हालत यह है कि अमेरिका के बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में यकायक $500 की जरूरत पड़ जाए तो उनके जीवन में भारी क्राइसिस आ जाती है। अमेरिका के जो मिडिल क्लास लोग हैं बहुसंख्यक, उनके जीवन में समृद्धि नहीं है। एक ऐसी समृद्धि जहां की अगर आपको इमरजेंसी पड़ी, $500 की जरूरत पड़ी तो बड़ा क्राइसिस आ गया, वो तो समृद्धि नहीं हुई। यानी कहने का मतलब ये जो पूंजीवाद कह के चलाया जा रहा है, वो एक असफल प्रयोग हो चुका है। बार बार कितना बार प्रमाणित करना पड़ेगा। इसीलिए ये कल्किस्ट मैनिफेस्टो और रोड मैप टू एंडिंग कलयुग, इस पुस्तक में एक नए अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है। अभी एक विचार है और एक बहुत ही आदरपूर्वक रोड मैप है कि पहले एक लिखित, अगर सिर्फ मान लो कहीं जाके बोलते हैं मौखिक, तो एक जगह एक बोलते हैं, दूसरी जगह भाषण दिया, थोड़ा मॉडिफाई हो गया, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। इसीलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखा, महीनों लगा के नहीं, सालों लगा के। ये पुस्तक का विचार जो पहली बार आया उनके दिमाग में, तभी से लगभग 7-8 साल बीत गए होंगे। तो सालों लगा के ये पुस्तक लिखे हैं। क्यों? तो विचार जब पुस्तक के रूप में आए तो सबके सामने है, जिसको कोई भी इंटरेस्ट हो वो सब देख सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो एक विचार आया है उस पर, एनीबॉडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन ऑर्डर द बुक, गेट द बुक एंड रीड द ओरिजिनल आइडिया एज इट हैज बीन प्रेजेंटेड। और उसके बाद वाद विवाद हो, छलफल हो, कंट्रोवर्सीज होंगे, राइट? सहमत असहमत लोग होंगे। तो वो उसी विचार विमर्श के लिए पुस्तक को बाजार में लाया गया है। अभी आप जो वेबसाइट है इसका, कल्कि फॉर कलियुग .com, उस वेबसाइट पर जाकर आप ये पुस्तक यूनाइटेड स्टेट्स में ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, तो पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। आप लेखक को अपने कम्युनिटी में इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करने का तरीका है उसी वेबसाइट पर है। अगर आप जहाँ पर हैं वहाँ 100 लोग इवेंट करने के लिए टिकट खरीद लें तो वहाँ लेखक आ जाएंगे फॉर अ लिमिटेड टाइम। ये नहीं कि सदा के लिए। ये आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू गो फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। लेकिन अभी अगर कहीं से यूएस में कहीं से लोग, कम से कम 100 लोग, हम तो चाहेंगे 200 250 या उससे भी ज़्यादा, लेकिन कम से कम 100 लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो स्केड्यूलिंग करके लेखक वहाँ आएंगे। तो टिकटेड इवेंट है, 100 लोग टिकट लेंगे वेबसाइट पर, तो उसके बाद कार्यक्रम आयोजना की जाएगी और लेखक आएंगे,
इन पर्सन किताब के बारे में बोलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगी, लोग अपना-अपना प्रश्न करेंगे। तो आदरपूर्वक रोड मैप इस मायने में है कि एक तो विचार आया है, उस पर अभी नेपाल में नेपाली भाषा में उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, यूएस में उपलब्ध है, उसके बाद इंडिया में प्रकाशित होने जा रही है, इंग्लिश में तो रेडी है, लेकिन हिंदी में भी अनुवाद हो रही है। तो लोग देखेंगे, यानी कि कोई चाहे तो दुनिया भर में कहीं भी ये पुस्तक देख के उस पर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि हमने विचार दे दिया, मैंने सोचा और लिख के दे दिया कि हम विचारक हैं। इसके बाद एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए कि हाँ, ये काम करती है, उसको ठोस ढंग से कहने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक देश को चुना गया है, जो है कि नेपाल। शंभू का देश, पशुपतिनाथ का देश नेपाल। तो नेपाल में सत्ययुग समाज पार्टी अगली चुनाव लड़ेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। इस पुस्तक में उतना दम है कि इस पुस्तक के आधार पर, इसके आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर सत्ययुग समाज पार्टी भारी बहुमत से नेपाल की अगली चुनाव जीतेगी, क्लीन स्वीप करेगी और सरकार बना के इसको लागू करेगी। यानी कि कलयुग को समाप्त करके सतयुग की स्थापना करने की काम पहले नेपाल में होगी। नेपाल में पहले सतयुग आने के बाद सारी दुनिया देखेगी, इंडिया के लोग देखेंगे, चाइना के लोग देखेंगे, पसंद करेंगे और वो स्वेच्छा से अपने देश में भी लागू करने की इच्छा प्रकट करेंगे। और इस तरह पहले नेपाल में शुरू हुई काम धीरे धीरे भारत चीन होते हुए दुनिया के प्रत्येक देश तक पहुंचेगी। तो ये तो बहुत आदरपूर्वक रोड मैप हुआ कि पहले विचार प्रस्तुत किया, उसको विचार को आप देखिए, उस पर मनन करिए, उस पर छलफल करिए, सबका सबको स्वागत है, अपना विचार प्रकट करें। और अगर पसंद हो तो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से खुश होके, दिल खुश करके आप कही कि नहीं ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए। तो वो तो विचार हुआ, लेकिन उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट कॉन्क्रीटली एक देश में, और नेपाल उतना छोटा देश भी नहीं है, भारत के पास में है, चीन के पास में, तो लगता है छोटा देश, लेकिन छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। अगर दुनिया में जितने देश हैं सबके साथ कंपेयर किया जाए तो नेपाल छोटा देश नहीं है, फिर भी तुलनात्मक बड़े बड़े देश की तुलना में छोटा देश है। भारत चीन की तुलना में छोटा देश है। तो वहाँ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहाँ लागू किया जाएगा, जो विचार पुस्तक में है उसको लागू किया जाएगा। लागू हो जाने के बाद सारी दुनिया देखेगी। कोई पार्टी, नई पार्टी जिसका कोई अभी नामो निशान नहीं दिख रहा है, वो कुछ साल में जो नेपाल में चुनाव होगी, वो चुनाव अगर क्लीन स्वीप करती है, वो तो सारी दुनिया देखेगी कि क्या हो गया। ऐसा तो नहीं होता है, ये नई नई पार्टी ऐसे कैसे स्वीप कर गई, क्या है उसमें। वो तो किसी से भी छुपी बात नहीं रहेगी। उसके बाद जब कल्किस्ट मैनिफेस्टो ये जो दिखाया गया है विचार, जिस किस्म का अर्थतंत्र, वो जब नेपाल में लागू किया जाएगा तो वो भी तो किसी छुपी बात नहीं रहेगी। गरीबी बिल्कुल समाप्त। कहीं हुआ है पिछले कुछ हजार साल में किसी भी देश में वैसा हुआ है कि गरीबी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया? नहीं हुआ है। तो नेपाल में होने जा रहा है गरीबी बिल्कुल समाप्त। राइट। तो एक जो नए अर्थतंत्र की परिकल्पना की गई है उसको नेपाल में लागू किया जाएगा, ताकि सारी दुनिया देख सके अपनी आंखों से। जो सिर्फ एक विचार था एक पुस्तक में, उसको अब लागू भी कर दिया गया है एक देश में, पूरे देश में। और देखो कितना अच्छा है, हमें बहुत पसंद है, वो हमें भी चाहिए। तो विचार, उसके बाद एक पायलट प्रोजेक्ट एक देश में, और उसके बाद लोग अपने खुशी से, स्वेच्छा से अलग अलग देश में वो भी अपना पार्टी खड़े करेंगे, वो भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी अप्लाई करेंगे। तो समय दिया गया है, पहले नेपाल, उसके बाद अगले 10 साल लगा के भारत, उसके बाद धीरे 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 लोग स्वेच्छा से जुड़ते चले जाएंगे अंततः दुनिया के प्रत्येक देश में। ये जो कलयुग है सिर्फ ये भारतवर्ष या हिंदियों की समस्या नहीं है।
कलयुग सारे विश्व में चला आ रहा है, तो इसको सारे विश्व में खत्म करने हैं, सिर्फ भारत या भारतवर्ष में या नेपाल में नहीं। शुरुआत नेपाल से, लेकिन काम होना है दुनिया के प्रत्येक देश में, सारे पृथ्वी पर। तो आदरपूर्वक रोड मैप है कि पहले विचार को देखो, उस पर बहस करो, छलफल करो, पसंद हो तो सो बोलो, ना पसंद हो तो सो बोलो, इसमें कोई कमी कमजोरी दिखती है वो बोलो, राइट? सहमति असहमति सब प्रकट करो, उसके बाद एक देश में लागू करेंगे ताकि सारी दुनिया देखे कि ये सिर्फ विचार नहीं है, कि ये काम करती है, देखो काम कर रही है वहाँ उस देश में, ताकि दुनिया देखे, ट्रांजिशन स्मूथ हो। मान लो बहुत अच्छा आर्थिक व्यवस्था है, नई आर्थिक व्यवस्था, लेकिन अभी की आर्थिक व्यवस्था से उस नए आर्थिक व्यवस्था जाने तक वो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो गया, वो भी अच्छा नहीं होगा। तो ट्रांजिशन को एज़ स्मूथ एज़ पॉसिबल बनाना है। एकदम लाइक सकभर ज़्यादा शांतिपूर्वक, सकभर कम उथल-पुथल के रास्ते जाना है वहाँ, यानी कि ट्रांजिशन स्मूथ हो। अभी के व्यवस्था से उस अगले आर्थिक व्यवस्था तक जाने का ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ हो, वैसा प्रयास रहेगा और उसके बाद सारी दुनिया देखेगी। तो ये है रोड मैप। ये जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो है, इनके लेखक जैसा के बारे में मैंने कहा, और वो जो मैंने कहा वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। उसी पुस्तक के आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उससे एक पेज पहले लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ बात मैं पुस्तक से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। यानी कि वो आप पुस्तक खुद ऑनलाइन ऑर्डर करके आप खुद पढ़ सकते हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्या सब किए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। वो एक एंटरप्रेन्योर है, अ, नेपाल के सबसे फेमस, अपने समय के सबसे फेमस साइंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। अ, उनके कुछ प्रोविजनल पेटेंट्स हैं, तो वो है उनका बैकग्राउंड। तो मेरी दरख्वास्त है, स्पेशली मैं अमेरिका के इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ कलयुग, राइट? अगर मैं कर रहा हूँ कलयुग, अगर मैं कर रहा हूँ कल्किस्ट मैनिफेस्टो, तो स्वाभाविक है मुझे उस समुदाय से बात शुरू करनी होगी जो जानते हैं कलयुग क्या है, उस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। वैसे बाइबल में भी कहा गया है, द एंड ऑफ दिस एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट एज, यानी कि इस युग की समाप्ति और अगले युग की शुरुआत, लेकिन कलयुग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सत्ययुग नहीं कहा गया है, लेकिन वर्णन है। सत्ययुग में क्या होगा उसका वर्णन मिलता है बाइबल में, बुक ऑफ आइजिया में, लेकिन कलयुग जो शब्द है वो अमेरिका के इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में सब जानते हैं, अधिकांश जानते हैं, इसलिए मुझे बात वहीं शुरू करनी होगी। बाद में सबसे बात होगी, लेकिन शुरुआती दौर में हम अ, अमेरिका के इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से बात शुरू कर रहे हैं। वहीं पर कार्यक्रम करेंगे, वहीं पर बात विचार होती, फंड रेजिंग कर रहे हैं। ये जो नेपाल में पायलट प्रोजेक्ट होने जा रहा है, उसके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं इस पुस्तक के बल पर। इसीलिए टिकट का मूल्य है $250। क्यों? ये पुस्तक जो उसी वेबसाइट पर आप $50 में खरीद सकते हैं, उसके लिए इवेंट करेंगे तो उसका मूल्य $250 क्यों? तो फंड रेजिंग हो रहा है। सिर्फ आप पुस्तक का मूल्य नहीं दे रहे हैं, उस कार्यक्रम में जो डिनर खाएंगे वो सिर्फ उस डिनर का मूल्य नहीं चुका रहे हैं। आप अ, इस पुस्तक में दिए विचार को नेपाल में लागू करने के लिए जो एक आंदोलन शुरू होने जा रहा है, पहला आंदोलन है नमः शैतान अभियान, जो कि भारत में अन्ना हजारे वाला जो आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, उससे 100 गुना, 1000 गुना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है नेपाल में। नमः शैतान अभियान नेपाल से शुरू होके पूरे भारत में होने जा रहा है। तो उसके शुरुआती दौर में कुछ सीड मनी तो चाहिए, साधन स्रोत की जरूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए फंड रेजिंग करने के लिए हम ये अमेरिका के इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में जाने की सोच रहे हैं कि जगह जगह इवेंट करेंगे, टिकेटेड इवेंट होगा, पुस्तक पर आधारित इवेंट, और टिकट का मूल्य है $250। तो टिकट खरीदने वालों को एक एक प्रति एक पुस्तक दी जाएगी और इवेंट में डिनर होगी। तो ये है पुस्तक पर आधारित फंड रेजिंग कैंपेन। तो उसके मेरी दरख्वास्त है
इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से कि आप लोग इसमें सहभागी होइए, जम के सहभागी होइए। मुझे तलाश है वैसे लोगों की जो अपने-अपने समुदाय में मंदिर चला रहे हों, टेम्पल कम्युनिटी चला रहे हों, उसके लीडर्स हों, उनके जो संचालक समिति होते हैं, प्रेज़िडेंट, चेयरपर्सन, एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी, बोर्ड मेंबर्स, तो वैसे लोग जो कि इवेंट के लिए जो चाहिए 100, 200, 300 लोग वो इकट्ठा कर सके। मैं तो आपकी कम्युनिटी में नहीं हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ वहाँ किसी को, तो मैं किसको टिकट दूँगा? लेकिन आप दे सकते हैं। तो मुझे तलाश है वैसे लोगों की कोस्ट टू कोस्ट, न्यूयॉर्क से कैलिफ़ोर्निया तक, जो कि वैसे इवेंट के लिए लोग 100, 200, 300, 400 लोग इकट्ठा कर सकते। 2 ही रोज़ पहले मेरी ऐसी मंदिर से बात हो रही थी, उनकी कैपेसिटी है, हॉल की कैपेसिटी 700-800। तो सोच रहे हैं कि 1 सवा महीने के अंदर में एक इवेंट करें। तो बहुत बड़ा इवेंट हो गया। तो हमें वैसे लोगों की तलाश है कि वैसे हॉल भर सकें। कि ठीक है, आप आइए, शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन उस हॉल को भरने की ज़िम्मेदारी हमारी हुई। वहाँ जो हॉल में जो 700 सीट कैपेसिटी है, वो 700 लोग हम ढूँढेंगे, टिकट हम बेचेंगे। वैसे लोगों की तलाश है मुझे। क्योंकि ये जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो है, इसमें जो विचार है, उसको नेपाल में लागू करके दिखाना है। तो उसके लिए सीड मनी चाहिए। ये नहीं कि पूरे के पूरे अब यहीं से फंडिंग हुई, नहीं। एक बार जो बात एक इंटरनल गोल है फंड रेजिंग का, वो गोल मीट हो जाने के बाद एक कार्यक्रम भी समाप्त। उसके बाद आप चाह के भी वो इवेंट नहीं कर सकेंगे, हम नहीं करेंगे। तो इंटरनल गोल मीट होने से पहले तक लेंगे, उसके बाद समय ही नहीं रहेगा। उसके बाद भारत वर्ष के भीतर से ही इतने ज़्यादा डोनेशंस आने लगेंगे कि उसको सँभालते-सँभालते वो वही हो गया, उसी में उसी पर अटेंशन फ़ोकस रहेगा। तो आइए इसमें सहभागी होइए, मेरा दरख्वास्त है आपसे।